स्वागत है आप सभी का साइंस की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 के अंतिम टॉपिक की, और वो अंतिम टॉपिक था रक्ताधान। कुछ जानकारी यहाँ पे बाकी रह गई है, उनकी बात हम कर लेते हैं। उसके बाद फिर अपन अगला जो चैप्टर हमारा केमिस्ट्री वाला चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से सुनिएगा। रक्तादान का मतलब है किसी व्यक्ति में रक्त का चढ़ाया जाना, रक्तादान कहलाता है। ऐसा होगा क्यों रक्तादान की आवश्यकता हो जाती है, तो इसकी बात हमने कल कर ली थी। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की अत्यधिक कमी आ गई है, अब उस कमी के आने के पीछे कई कारक हो सकते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है कि खाद्य पदार्थ की, भोजन की कमी की वजह से शरीर में रक्त बन ही नहीं पाया, तो रक्त की कमी पाएगी। या दुर्घटनावश व्यक्ति का बहुत ज़्यादा रक्त बह गया, जिसकी वजह से रक्त की कमी आ गई है। तो इन दोनों परिस्थितियों में जहाँ रक्त की कमी आ जाती है, तो रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। रक्तदान के लिए रक्त की आवश्यकता पड़ती है। रक्त कौन देगा? दाता की आवश्यकता पड़ती है रक्त के लिए। तो दाता जब अपना रक्त दान करता है, उस समय भी उसके मेडिकल चेकअप को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, यानी उसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। उसके अलावा जब किसी व्यक्ति में रक्त प्रवेश कराया जाता है, रक्त इंजेक्ट कराया जाता है, तो उस स्थिति में भी दाता और ग्राही दोनों के रक्त और साथ में RH कारक की मैचिंग की जाती है। उसके बाद में रक्तदान की प्रक्रिया को प्रारंभ करके समाप्त किया जाता है। और रक्तदान की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वह चिकित्सक की देखरेख में की जाती है। मेडिकल सुपरविजन यहाँ पे रहता है। जैसे रक्त चढ़ा दिया गया व्यक्ति में, उसके बाद उस व्यक्ति को थोड़े से समय के लिए डॉक्टर की देखरेख में रखा जाता है, ताकि उस व्यक्ति के शरीर में कोई असामान्य परिस्थिति उत्पन्न न हो जाए। क्योंकि एक चीज यहाँ पे हो सकती है, देखिए हमारा जो शरीर है, वो शरीर दो बातों को बहुत अच्छे से जानता है। जब कभी भी जो डॉक्टर होते हैं वो ट्रांसप्लांट करते हैं, प्रत्यारोपण जब किया जाता है, देखिए रक्त चढ़ाया गया, तो ये भी एक प्रकार का प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट ही है। रक्त व्यक्ति में चढ़ाया गया है, तो दो बातें हमारे शरीर के द्वारा स्वयं की जाती हैं। पहला कौन है अपना सेल्फ, और कौन है पराया नॉन सेल्फ। हमारा शरीर बहुत अच्छे से जानता है कि कौन सेल्फ है और कौन नॉन सेल्फ है, अपना और पराया कौन है, बहुत अच्छे से जानता है। अब ये वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया? ये वर्गीकरण किया गया एक्चुअली WBC के आधार पे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं WBCs आर द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। WBC को हमारे शरीर के सैनिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सैनिक? क्योंकि वो शहीद होते रहते हैं, लेकिन शहीद होने से पहले लाशों के ढेर लगा के जाते हैं। कौन सी लाशें? वो जीवाणु, रोगाणु या विषाणु, जितने भी अन्य रोग उत्पन्न करने वाले कारक हैं, उनका सूपड़ा साफ कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। कौन नष्ट करते हैं? WBC के द्वारा बनाए जाने वाले, आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, लिम्फोसाइट। WBC लिम्फोसाइट बनाती है, और वो लिम्फोसाइट जो है वो रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको पता होगा। ओके, अब बात करते हैं अपना पराया कैसे। शरीर के जो आंतरिक अंग हैं जो हमारे हैं, उनको हमारा शरीर जानता है कि अपने हैं। जब किसी दूसरे व्यक्ति के अंग का, जैसे मान लीजिए हम सिंपल एग्जांपल लेके बात करें, किसी व्यक्ति को वृक्क का प्रत्यारोपण झेलना पड़ा, यानी किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां खराब हो गई, वृक्क जिसको अपन कहते हैं, उसको वृक्क का प्रत्यारोपण करवाया गया, तो किडनी उसके किसी और व्यक्ति की चढ़ाई गई। दाता कोई और है, ग्राही कोई और है, वहां वृक्क का प्रत्यारोपण कराएगा। तो क्या होता है, कई बार हमारा शरीर जानता है कि वृक्क जो है अपना नहीं है, पराया है। और पराया को क्या माना जाता है? जो पराया वो क्या माना जाएगा? बाहरी प्रतिजन। जो पराया है उसको क्या माना जाएगा? बाह्य प्रतिजन। और जब बाह्य प्रतिजन शरीर में प्रवेश करेगा, तो उस प्रतिजन के खिलाफ क्या बनेगा? इस प्रतिजन के खिलाफ शरीर में क्या बनेगा? क्या बनेंगे? एंटीबॉडी बनाई जाती है। आवाज आई है आपके खेमे में से? एंटीबॉडी बनाई जाती है। एंटीबॉडी जिसको कि कहा जाता है प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है। ये जो प्रतिरक्षी है क्या करेंगे? एंटीजन को समाप्त करने का कार्य करते थे। ऐसा होता है जब वृक्क का प्रत्यारोपण कर दे, कि किसी अन्य अंग का मान लीजिए प्रत्यारोपण कर दिया गया, तो उस केस में क्या होता है? जो WBC हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं, वो उस अंग को नष्ट करने में लग जाती है। इसलिए क्या किया जाता है, जब कभी भी किसी अंग का प्रत्यारोपण किया जाता है, तो पहले प्रतिरक्षा तंत्र को थोड़ा सा कमजोर बनाया जाता है। इसलिए डॉक्टर की देखरेख में उस पर्सन को रखा जाता है।
मतलब जब तक उस अंग को हमारा शरीर स्वीकार न कर ले तब तक प्रतिरक्षा तंत्र को थोड़ा सा वीक बना दिया। कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिसकी वजह से WBC क्या नहीं बना पाती है, लिम्फोसाइट नहीं बना पाती है। तो ये चीजें ध्यान रखें आप, बहुत अच्छे से हमारा शरीर जानता है। आप लोग भले ही महसूस नहीं करें, आजकल कहाँ महसूस करते हैं लोग। आप देखें, आप हम बात करें, मानो कि भूल चुका है कौन अपना है कौन पराया है। सब अपने भी पराये बन चुके हैं और परायों का तो कहना ही क्या, कहाँ अपनापन है। तो देखिए कितना अपना और परायापन हमें शरीर से भी नजर आ रहा है कि हमारा शरीर भी जानता है कि कौन अपना है, हम लेकिन भूल चुके हैं अपने अपनों को। मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं, रक्ताधान के प्रकार। रक्तदान दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है ऑटोजेनिक और दूसरे वाले को कहा जाता है एलोजेनिक। एक है ऑटोजेनिक और दूसरे वाले को कहा जाता है एलोजेनिक। देखिए ऑटोजेनिक में क्या होगा, एक व्यक्ति है सेल्फ, यानी एक व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति का रक्त निकाला गया, कभी उसने डोनेट किया होगा, कभी उसने अपना ब्लड डोनेट किया होगा। अब उसके ब्लड को क्या किया गया, उसके ब्लड को जब कभी आवश्यकता पड़ी तो उसी व्यक्ति में चढ़ा दिया गया। ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति का कभी रक्त निकाला गया था, निकाला नहीं गया तो उसने डोनेट किया था, मतलब ये कहने का समझिएगा, भावनाओं को समझिएगा। किसी व्यक्ति के रक्त को निकाला गया था इन फ्यूचर, सॉरी लेटर, है ना, बिफोर लॉन्ग टाइम एगो, पहले निकाला गया था, इन फ्यूचर उसी रक्त को उसी व्यक्ति में चढ़ा दिया गया। इस तरह के रक्तदान को कहा जाता है ऑटोजेनिक। देखिए ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, एक होता है एलोजेनिक, एलो का मतलब होता है दूसरा, या अपन कह सकते हैं नॉन सेल्फ। इसमें क्या होगा, डोनर कोई और है और रिसेप्टर कोई और है, यानी रक्तदाता और रक्तग्राही यहाँ पे अलग अलग होंगे। जब रक्तदाता और रक्तग्राही अलग अलग होते हैं तो उस रक्तदान की प्रक्रिया को नाम दिया जाता है एलोजेनिक। और जब रक्तदाता और रक्तग्राही एक ही व्यक्ति है तो उसको नाम दिया जाता है ऑटोजेनिक। ओके, तो ये बात कर ली हमने रक्तदान के प्रकारों की। इसके बाद में चैप्टर में कुछ लास्ट में पॉइंट हैं जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में बता रखे हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। एक डे मनाया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, 13 अगस्त को वर्ल्ड डोनेशन डे, अंगदान दिवस मनाया जाता है। ये विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पे भी थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। 13 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ताकि लोगों को एहसास कराया जा सके कि मौत के बाद भी अंग तो जिंदा रहते हैं अगर उनको समय पे दान कर दिया जाए। मौत के पश्चात, मृत्यु के बाद भी अंग कुछ निश्चित समय अंतराल तक जिंदा बने रहते हैं अगर उनको सही समय पर दान कर दिया जाए। तो आजकल एक मुहिम चली हुई, हालांकि मुहिम बहुत पहले से चली आ रही है, कोशिश की जाती है, चिकित्सा विभाग के द्वारा भी समय समय पर बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। उन अभियानों के माध्यम से एक लोगों को जागरूक किया जाता है, एक सलाह दी जाती है, एक मशवरा दिया जाता है। कहा जाता है कि जितना हो सके आप एक, जब व्यक्ति, हालांकि ईश्वर सभी को उम्र दे, जितनी उम्र है भगवान ने दी है डोरी, उतना तो जीवन हमें जीना ही पड़ेगा। आमीन। सभी चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। लेकिन मान लीजिए बाई चांस इन केस हो जाता है कि बार एक्सीडेंटल केसेस हो गए हैं, किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो गई है। अब असामयिक मृत्यु हो जाने के पीछे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं, सलाह देते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, एक तरह से ये मौत के बाद भी जीवन है। एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद भी लोगों को जीवन दे के जा रहा है, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। तो जागरूक किया जाता है लोगों को कि मृत्यु के पश्चात, इवन देखिएगा एक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति का मस्तिष्क तो मृत हो जाता है लेकिन शारीरिक अंग कार्यशील बने रहते हैं, और उस व्यक्ति को कहा जाता है ब्रेन डेड। नाम सुना होगा आपने, ब्रेन डेड जो पर्सन होता है, ब्रेन डेड यानी ब्रेन क्या हो चुका है, डेड हो चुका है, लेकिन उसके जो अदर ऑर्गन्स हैं दे आर स्टिल फंक्शनल, अदर अंग अभी भी वर्क कर रहे हैं। ब्रेन डेड है, डेथ कन्फर्म है, इसको बचाया जाना नामुमकिन है। देखिए कोमा में अगर कोई पर्सन चला गया है तो चांसेस 50-50% होते हैं सर्वाइव करने के, या
डेथ होने के, लेकिन जो पर्सन का ब्रेन डेड अगर हो गया है, डेथ कन्फर्म है, तो ऐसा पर्सन भी अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे सलाह दी जाती है, कैंपेन चलाए जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट भी ऐसा करती है समय समय पे, और चिकित्सा विभाग के द्वारा भी ऐसा किया जाता है कि लोग जागरूक बने और मौत के बाद भी जीवन दे के जाएं लोगों को, ताकि पुण्य उन्हें मिले। तो ये हमने जानकारी आज कंप्लीट कर ली है चैप्टर नंबर 4 की। अगले वीडियो हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे सुनने के लिए। ओके।